अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज का थंबनेल आपने पढ़ा होगा, इसमें हम बात करेंगे जिस तरह आपने देखा है कि उसको मैं थोड़ा सा पहले इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे माशरे में जैसे पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा शरीका और बरादरी का एक जो कंसेप्ट है वो मौजूद होता है। स्पेशली गांव की सतह पर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर जगह ही है और बल्कि पूरे मुल्क में है कि इसको आज तशबीह दूंगा पाकिस्तान और इंडिया के साथ। मकसद ये है कि अपने हुक्मरानों को शर्म दिलाने के लिए कोशिश करूंगा कि और तशबीह जो है वो शरीके बरादरी से दूंगा कि एक गांव में एक अगर को कज़न्स रहते हैं, को आपस में रिश्तेदारी है उनकी, एक का बच्चा ज़्यादा पढ़ जाता है तो दूसरे की कोशिश होती है भी मैं भी अपने बच्चे को उससे ज़्यादा पढ़ाऊँ। एक का बच्चा MBBS कर लिया है एक ने, तो दूसरी कोशिश MBBS करवा के मैं इसको FCPS भी करवाऊँ। यानी कि एक उनके दरमियान एक दौड़ होती है, एक मुकाबले की फ़ज़ा होती है कि अगर इसने गाड़ी अच्छी ले ली है तो मैं इससे बड़ी गाड़ी लूँगा, अगर किसी ने ज़मीन को एग्रीकल्चर ख़रीद ली है तो मैं भी ख़रीदूँगा। लेकिन जो हमारा मुल्क है और जो इंडिया है, अब आप देखें कि 1990 में इंडिया की इकानमी के हालात भी तकरीबन हमारी इकानमी जैसे ही थे। बेड़ा गर्क था, बैरूनी कर्जे थे, IMF का मकरूज़ था। तो उसके बाद उन्होंने एक ट्रैक पकड़ा, सिंसियर हुक्मरान आए और मुल्क जो है अब दुनिया की जो टॉप 3 या 4 इकानमी है उनमें उनका मुल्क आ रहा है। तो आज की वीडियो को जो थंबनेल आपने देखा था कि इंडिया के साथ हमारा शरीका है कि नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। 10 मिनट की वीडियो में जितना कुछ भी आपको बता सका वो कोशिश करूंगा और आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आया ये बातें दुरुस्त हैं। हमारे हुक्मरानों को उनको देखते हुए कोई थोड़ा सा उनके साथ मुकाबले की फ़ज़ा पैदा करनी चाहिए। तो नाज़रीन, वीडियो को लाजमी शेयर भी करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और इस तरह की इंशाल्लाह आइंदा भी वीडियोस जैसे आपने मेरे चैनल पे देखा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड और सोशल इश्यूज जो हमारे हैं वो, और जो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है इस पर भी हम कभी कभार बात करते हैं। तो वीडियो की तरफ वापस आते हैं कि जो शरीका है वो हमें हर सूरत में इंडिया के साथ करना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही हमारी उनके साथ जंगें भी हुई हैं, हमारी उनके साथ लड़ाइयाँ भी हुई हैं और 1971 में इंडिया की ही मुदाखलत की वजह से हमारा मुल्क भी दो लख्त हुआ है, दो टुकड़े हुआ है। तो आज मैं बात करूंगा पहले थोड़ी सी इंडिया की कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि 90s की दहाई में इंडिया बिल्कुल एक गिरती हुई इकोनॉमी थी और ये लग रहा था कि जितनी बड़ा मुल्क है, जितने लोग हैं, जितने सूबे हैं, इसके टुकड़े हो जाने हैं। लेकिन वहाँ के हुक्मरान, हमारे जो नाम नहाद मुसलमान हुक्मरान हैं, उनसे अच्छे हुक्मरान निकले। 90 के बाद जो हुक्मरान आए उन्होंने स्टेप लिए, करप्शन नहीं की, लूट मार नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, पैसा बाहर लेके नहीं गए। उन्होंने सिंसियर हो के अपने मुल्क के लिए काम किया है और आज इंडिया का शुमार दुनिया की टॉप जो इकोनॉमी है उनमें हो रहा है, शायद तीसरे या चौथे नंबर पर आ रहे हैं। और ज़िंदगी के हर शोबे में, इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स में, जहाज साजी में, उसके बाद एग्रीकल्चर में, मतलब कोई, और उसके सबसे ज़्यादा आईटी में उन्होंने सारी दुनिया को बीट कर दिया है। तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और उनकी जो इकानमी है वो 272.41 लाख करोड़ जो हैं रुपए हैं उस पर मुश्तमिल है और हमारी 6 मिलियन के आसपास शायद कहीं इकोनॉमी जा रही है, वो भी चाइना के पैसे हैं, उसमें सऊदी अरब के पैसे हैं और अब आधार को हमें IMF ने जो दिया है। और आपने ये देखा होगा कि शर्म का मुकाम होता है, आप अपने आप को रख लें कि आपने अगर किसी से उधार लेना हो ना तो आप, वो पंजाबी का एक लफ्ज़ होता है कन सन चौध को पैसे ले ही दे, या कि किसी को पता ना चले। और हमारे इन बेकारी हुक्मरानों ने किस तरह खुशियां मनाई हैं, किस तरह इन्होंने शोर मचाया है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया के, जी हम कामयाब हो गए हैं IMF के साथ मुज़ाकरात करने से। और मेरा जो शोबा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और इन्होंने जो चीखें लोगों की निकलवा दी हैं उस शोबे में टैक्सेस लगा के और भी टैक्स लगाने जा रहे हैं।
तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो नाजरीन, इंडिया में अगर हम देखें, अगर हम उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात ही करते हैं तो उनमें हमारे मुल्क में आज तक सुई तक नहीं ये बना सके। ऑटोमोबाइल तो दूर की बात है, एक सुई भी नहीं बना सके। हम अपना करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला जो है वो बैरून मुल्क बेचते हैं और वहाँ से हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं। टाटा कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी, बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसका शुमार होता है। आपने नाम सुना होगा टाटा का भी, रतन टाटा का भी, जो उसका मालिक है, कि वो किस बुलंदी तक अपनी इस कंपनी को ले गया है। और उसके नतीजे में वो तो अमीर हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके नतीजे में उनके मुल्क को कितना फ़ायदा हुआ है। 1945 में ये कंपनी बनी थी और एक छोटी मोटरसाइकिल से लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े व्हीकल्स हैं वो इसमें बन रहे हैं। और इंडिया में अपने ही घर में ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी का 1% भी उसमें शेयर नहीं है। और हम लाखों करोड़ों डॉलर जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे मुल्क में हीनो के ट्रक हैं, हमारे मुल्क में सीजो के ट्रक हैं, हमारे मुल्क में अब बहुत से चाइनीज़ ट्रक आ गए हैं, हमारे मुल्क में निसान आया करते थे। हमने खुद कुछ नहीं किया, हम सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। इसके अलावा जो टाटा मोटर्स हैं, उनके जो मालिक हैं रतन टाटा, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी और एक वेल रिप्यूटेड कंपनी जैगवार है। आपको सुन के हैरानी होगी कि यूके बेस्ड कंपनी थी, यूके की कंपनी थी। इसके 100% शेयर जो हैं वो रतन टाटा ने खरीद लिए हैं, यानी कि इंडिया अब मालिक है इस जैगवार कंपनी का। उसके बाद लैंड रोवर, बहुत बड़ा नाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो 100% इंडिया की हैं। अब बताता हूँ इसके बाद कि इंडिया में और भी क्या क्या कुछ बनना शुरू हो गया है। तो जैगवार जो कंपनी है 1978 में यूके में बनी थी और 2008 में रतन टाटा ने इसके भी 100% शेयर्स खरीद लिए। ऑफिस इंग्लैंड में है, लेकिन शेयर्स और मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडिया में भी हो रही है और इस कंपनी का इंडिया मालिक है। महिंद्रा के नाम से कारें, ट्रक, एसयूवीज बनाती है एक कंपनी 1945 में बनी और बतदरीज तरक्की करती हुई अब अपनी तरक्की के जो फाइनल एक मरहला है वहाँ तक जा चुकी है। अशोक के नाम से गाड़ी है, 1948 में ये कंपनी शुरू हुई। बजाज ऑटोस के नाम से है, 1948 में शुरू हुई। ये 3 व्हीलर बनाने में, रिक्शे बनाने में और जो 3 व्हीलर्स उनके मुल्क में हैं वो बनाने में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। हिंदुस्तान मोटर्स है, ये 1942 में बनी थी। ये नाजरीन आपने फिल्मों में, ड्रामों में देखा होगा कि एक वो बद्दी सी गाड़ी इंडिया के वज़ीरों के पास होती है जो एम्बेसडर्स के नाम से मशहूर है वहाँ पे। तो ये वो वाली कंपनी है और इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पर ही हो रही है। इसके अलावा भी बेशुमार कंपनी हैं और अब इंडिया में मर्सिडीज़ इंडिया में बन रही है। उसके बाद आपकी BMW इंडिया में बन रही है और टेस्ला का नाम सुना होगा कि जो कि बहुत कीमती महंगी गाड़ी है, अमेरिकन गाड़ी है, उसका प्लांट भी इंडिया में लग गया है और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। एप्पल स्टोर जो है, एप्पल के मोबाइल हैं, एप्पल की और जो प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के अलावा कहीं पर नहीं थी और अब इंडिया में एप्पल स्टोर खुल रहे हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं दूसरी इंडस्ट्री इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है, तो हम उसका शायद 1% भी नहीं है जितना ज़र मुबादला वो कमा रहे हैं और IT इंडस्ट्री शायद पहले नंबर पर दुनिया में जा रही है। और अगर हम गाड़ियों की बात करें तो जो गाड़ियाँ बनानी है उसमें इंडिया, जापान और चाइना से भी आगे निकल चुका है। तो नाज़रीन, हम कहाँ पर हैं? हमने क्या बनाया है? हमने बजाय जिस तरह इंडिया तरक्की करता हुआ कहाँ तक पहुँच गया, हमारे हुक्मरानों को, बेशर्मों को, बेगैरतों को, ये जो मेरा आज का मौजू था शरीका, वो हम यही समझ लें कि इंडिया हमारा शरीका है, वो कहाँ पे निकल गया है और हम पाकिस्तान जो है हम कहाँ पर हैं। उनका टॉप गियर लगा हुआ है तरक्की की तरफ, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है तरक्की की तरफ। इंडिया में जो जिस तरह सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने डैम बना लिए हैं, हमारा पानी भी रोक लिया है और हमने डैम
जो 1962-63 में कोई 1-2 डैम बनाए थे, हमारे पास वही डैम है। पिछले दिनों एक अच्छा हुक्मरान मिला था इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को, और उसने डैम बनाने शुरू किए थे, लेकिन उसको रहने नहीं दिया गया। अब चंद्रयान 3 के नाम से स्पेस में भी अपनी वो स्पेस शटल भेज रहे हैं। 42 दिन के बाद वो चांद पर पहुंचेगी, वहां पर मिट्टी के नमूने लेंगे, वहां से ज़मीन की तस्वीरें लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि इंडिया चांद का कोई टुकड़ा उतार के ले आएगा, लेकिन इससे ये बावर होगा कि इंडिया ने स्पेस में भी अपनी हुक्मरानी कायम कर ली है। और एक जिस तरह अमेरिका है, जिस तरह रशिया है, जिस तरह चाइना है, ये सारे लोग स्पेस में मौजूद हैं, और अब इंडिया भी स्पेस में मौजूद होगा, और उनका शुमार भी उन टॉप नेशंस में होगा जो कि पहुंच चुकी हैं स्पेस में। इंडियन अवाम को और पूरी दुनिया को ये बावर होगा कि इंडिया भी एक तरक्की करता हुआ मुल्क है, और उन्हीं मुल्क जिनको मैंने नाम लिया है, उन मुल्कों की सफ़ में इंडिया भी अब शामिल हो जाएगा। और हमारा जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, आपको याद होगा, इसने चिन्योट से झूठ बोल के सोना निकाल लिया था, जो बाद में साबित हो गया था कि वहाँ पे कोई सोना नहीं है। इस तरह के ड्रामेबाज हम पर मुसल्लत हैं। मकसद ये है वीडियो का कि इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि हमारा मतलब हमें अवाम को शर्म आती है, इनको शर्म नहीं आती कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, वो तरक्की के मंजिलें तय करता हुआ कहाँ तक चला गया है और हम कहाँ तक आ गए। आपने सुना है पिछले 1 साल में इन्होंने मुल्क में कोई इंडस्ट्री लानी है, इन्होंने कोई तरक्की करनी है, इन्होंने कोई बैरूनी सरमायाकारी लानी है, इन्होंने अवाम की खातिर कुछ करना है। सियासी जमातें तोड़ रहे हैं, सियासी जमातें नई सियासी बातें बना रहे हैं, किसी को गद्दार करार दे रहे हैं। एक जो पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको दीवार के साथ लगाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और अवाम को इन्होंने जलालत की दलदल में धकेल दिया है। एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क हैं हम, और उसके बाद सोने की चिड़िया था हमारा मुल्क, लेकिन 150 रुपये चीनी, 150 रुपये किलो हमारे यहाँ जो है वो आटा बिक रहा है। बिजली का बिल आम आदमी की पहुँच से, बल्कि ख़ास आदमी की पहुँच से भी निकल चुका है। आपने सोशल मीडिया पे, आपने प्रिंट मीडिया पे देखा होगा, किसी शहर में एक जो बाप है, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो तस्वीरें देखी नहीं जाती। बाप ने रोटी की खातर 3 दिन से रोटी नहीं पकी, बिजली का बिल आ गया है, घर का किराया हो गया है। तो उनकी बेबसी उन माँ बाप की देखें कि वो जो माँ बाप हैं वो बच्चों को लेके नहर में छलांग लगा देते हैं। कल एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, देखा नहीं जा रहा था, उसको शेयर करने लगा था, लेकिन नहीं मुझसे शेयर हो सकी कि एक बाप ने 3 दिन से रोटी नहीं पकी थी, मजदूरी नहीं मिली थी, 17,500 रुपया बिल आ गया उसका बिजली का। उसके बाद जो है किराए का घर था, किराया नहीं था, तो उसने अपने बच्चों को पहले नशा आवर दवाई दी, और उसके बाद फायरिंग करके पहले बच्चों को अपनों को मारा, और उसके बाद उन्होंने मियाँ बीवी ने खुदकुशी कर ली। इनके दिल में ज़रा रहम नहीं है किस हद तक इन्होंने मुल्क को लूटना है। अब इस मुल्क के पल्ले क्या रह गया है? अब इनको जान छोड़ देनी चाहिए इस मुल्क की, लेकिन ये फिर उसी तरह ही मुल्क पर लगे हुए हैं, मुल्क पर उसको लूटने सूटने में लगे हुए हैं। एक प्रोग्राम में देख रहा था, कोई सोलर प्लेटों की मद में फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एक नया केस निकला है, जो कि इनकी हुकूमत में तो नहीं, लेकिन अगली हुकूमत आएगी तो वो भी केस चल पड़ेगा। नाज़रीन, हमारा जो मुल्क है वो 60, 62, 63, 64 की दहाई तक एक तरक्की करता हुआ मुल्क था। PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। PIA ने जो अब एयरलाइंस दुनिया की टॉप एयरलाइंस चल रही हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी है, उनको जो जहाज़ उड़ाना सिखाया है, वो PIA ने सिखाया था। और PIA देख लें अब कहाँ पे चली गई है, और जो दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस हैं वो कहाँ पे निकल गई हैं, और उनको बनाने वाला, उनको सिखाने वाला, उनको समझाने वाला कौन था? पाकिस्तान था। तो खुदारा अपील है हुक्मरानों से, को शर्म के नाखुन लो। अगर तुमसे मुल्क नहीं चलता तो इस मुल्क की जान छोड़ दो, इस मुल्क में इलेक्शन करवाओ, और कम अज़ कम हमसाया मुल्क की तरफ देख के ही कुछ शर्म कर लो कि वो तरक्की की कौन कौन सी मनाजिल तय कर रहा है,
اور ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ، کہ اس طرح شاید یہ ویڈیو جلدی جلدی کسی جو درد دل رکھنے والا صاحب اقتدار ہے اس کے پاس چلی جائے، اور اس کا دل موم ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، اور وہ کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کر سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔